Hey guys, welcome on this YouTube channel. I'm Usha Yadav. So I came here with some important topic that is going to help you for your examination preparation. So let's start with our today's topic. फर्स्ट वन इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल बिकॉज देखिए आईसीएमआर का जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं अनप्रिडिक्टेबल. यू कांट प्रिडिक्ट कि कौन से क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं कौन से नहीं आ सकते हैं. सो यू हैव टू कीप आपको एक बेस बना के चलना है आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनसे. सो आई हैव एनालाइज दोज क्वेश्चन पेपर और उसमें से मुझे ये मिला कि कुछ एक सिलेक्टिव टॉपिक्स है जिसमें से आईसीएमआर ने हर ईयर आपके क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें से एक है हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल. जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में आपसे ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, नॉट ओनली आईसीएमआर. सो इफ यू प्रिपेयर फॉर दैट देन फॉर श्योर कि आपके 1 और 2 मार्क्स यहाँ से आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. ठीक है. सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको क्या चीज याद रखनी है वो मैं आपको यहाँ से बताऊंगी. आईसीएमआर के लिए आपको सिर्फ वन लाइनर यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं. आपको पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ने की जरूरत नहीं है. सबसे पहली चीज आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है कि भी कब मीजोजोइक इरा आया था कब सीनोजोइक इरा आया था. नो नीड टू लर्न दैट. आपको बस इतना लर्न करना है कि किस इरा के अंदर कौन सी स्पीसीज डोमिनेंट थी, किसका इवोल्यूशन हुआ, किसका एक्सटिंक्शन हुआ, क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगी. जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फिश कब देखी गई थी. ठीक है. 2 फेज आपको याद रखने हैं हर एक ऑर्गेनिज्म को लेके. आप सभी को पता है, मैं आपको याद करने का थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगी. हमें पता है कि पहले हमारे फिशेस आई थी, फिश के बाद में हमारे रेप्टेलियंस आए थे, और रेप्टेलियंस के बाद एम्फीबियंस, ओ सॉरी यस फिशेस, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टेलियंस, एंड रेप्टेलियंस के बाद आपके मैमल्स आए थे. राइट. ये इतनी तो कॉमन चीज है जो आप सभी को पता है, इतना तो आप सबको पता है. तो जब हम इन चीजों को याद करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को याद करेंगे, तो आपको ऐसे ही याद रखना है. ठीक है. कि सबसे पहले हमारी कौन सी मतलब ऑर्गेनिज्म थे जो इवॉल्व हुए. पहले फिशेस इवॉल्व हुई, फिर एम्फीबियंस आए, फिर और इवोल्यूशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, फिर रेप्टेलियंस आए, देन मैमल्स आए. सो जब आप याद रखोगे तो सबसे पहले आप जब ये टाइम अगर आपको याद है, ये टाइम एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि पीरियड आपको याद रखने पड़ेंगे. इसी से आप याद रख पाओगे कि किस पीरियड के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट था. कैम्ब्रियन की बात करें, कैम्ब्रियन पीरियड. अच्छा यहाँ से एक चीज और मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में ऐड करना चाहूंगी. सबसे एक तो लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीरियड बड़े होते हैं या इरा बड़ा होता है या इपॉक बड़े होते हैं. तो सबसे बड़े होते हैं इपॉक. इपॉक के बाद आते हैं हमारे इरा, इरा के बाद आते हैं हमारे पीरियड. ठीक है. सो ऐसे आपको याद रखना है. एक इपॉक के अंदर कई इरा हो सकते हैं और एक इरा के अंदर बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं. राइट. सो जब आपको याद रखना है तो एटलीस्ट आपको इरा और पीरियड याद रखने हैं. ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आप इरा याद रखिए और पीरियड याद रखिए. तो यहाँ से देखिए, ये वाले टेबल आप चाहो तो याद रख सकते हो कि यहाँ से आपको इवोल्यूशन भी समझ में आ रहा है. कि देखिए आपका जो प्री कैम्बियन पीरियड है उसके अंदर हमारा अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था, हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी. फिर उसके बाद सबसे पहले हमारे एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम मानते हैं कि सबसे पहले हमारी अर्थ के ऊपर प्रोकैरियोट्स आए थे. प्रोकैरियोट्स के अंदर भी हमारे आर्किया आए थे. सो इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले ऑल्डेस्ट रॉक के ऊपर आर्किया आए. आर्किया के बाद उन आर्किया की कुछ हमारे हम कह सकते हैं रॉक वेदरिंग जैसी प्रोसेस की वजह से बाकी और इवोल्यूशन हुआ. देन प्रोटियोजोइक ईरा में हम देखते हैं कि लाइफ बिगिन हो जाती है. और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली लाइफ कहाँ पर बिगिन हुई. तो आपका आंसर होगा वाटर में, बिकॉज वाटर के अंदर आपकी फर्स्ट लाइफ ऑब्जर्व की गई थी. ठीक है. और वो भी कौन से आपके एपॉक में, प्रोटियोजोइक में. याद रखना है आपको. और याद कैसे रखोगे, प्रोटियोजोइक. प्रो आपको पता है, प्रो हम लोग प्रोकैरियोट्स के लिए यूज करते हैं. सो यहाँ से आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हो, प्रोटियोजोइक यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म. और कौन से ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट.
ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब आपको ये याद रखना है कि आपका पैलियोजोइक के बाद मीजोजोइक, मीजोजोइक के बाद आपका सीनोजोइक, यानी कि सीनोजोइक हमारा सबसे, ये जो बाद में आया है सबसे ओल्डर वन हमारा सीनोजोइक है, यानी कि जो रीसेंट आपका चल रहा है वो सीनोजोइक है। ठीक है, इतनी चीज आप याद रख लोगे। अब हम आते हैं किसके अंदर, हमारे पीरियड्स के अंदर। पीरियड्स में भी कैसे, जैसे मैंने कहा ना कि सबसे बड़े इपॉक होते हैं, इपॉक के अंदर इरा आते हैं, इरा के अंदर पीरियड्स आते हैं। तो ये हमारे इरा है, ये हमारे इरा है, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। इससे पहले के इरा से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे पहले लाइफ ही नहीं थी। हमें सिर्फ इन 3 इरा से लेना देना है। तो आपको सिर्फ ये 3 इरा याद करनी है, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर हमारे इतने पीरियड्स आते हैं, कितने पीरियड्स आते हैं हमारे यहाँ पे, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेकन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, आपको याद रखना है पैलियोजोइक में कौन से। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तो आप निमोनिक्स याद कर सकते हो, ऑनलाइन आपको बहुत सारे निमोनिक मिल जाएंगे। कोई भी निमोनिक जो आपका सुटेबल हो आप खुद से अपना बना सकते हो, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग पैलियोजोइक की बात करते हैं, हमने कहा पैलियोजोइक के अंदर सबसे पहला हमारा जो पीरियड आता है इट इज कैम्ब्रियन, सबसे पुराना है। आप ऐसे चलते जाओ, सबसे पहले हमारी लाइफ बनी, मतलब अर्थ बनी, अर्थ के बाद लाइफ आई। लाइफ कैसे आई, प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में, आर्किया आए, बैक्टीरिया आए। उसके बाद हमारा पैलियोजोइक इरा शुरू होता है। तो पैलियोजोइक के अंदर लाइफ बन चुकी है, इतनी प्रोसेस आपकी चल चुकी है। ठीक है, जब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आपका क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में चलना चाहिए, सारी चीजें प्रोसेस चलनी चाहिए कि हमारी अर्थ बनी, अर्थ के बाद हमारी प्रिमिटिव लाइफ आई, आर्किया बने, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए। तो ऑब्वियस सी बात है जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। सो कैम्ब्रियन की बात करें, कैम्ब्रियन में देखिए, क्योंकि हमने कहा सबसे पहले हमारी फिशेज आई थी, है ना। इस चीज को याद रखोगे कि लाइफ कहाँ बिगिन हुई थी, वाटर में। वाटर में सबसे सिंपलर लाइफ बनी, लेकिन इवोल्यूशन के बाद वहां पे फिशेज बनी। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखना, फिशेज के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टेलियंस, reptilians I think, yes, reptiles, right। फिर उसके बाद आपके रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स आए, इतनी चीज याद रखोगे। तो सबसे पहला हमारा था कैम्ब्रियन। तो अब यहाँ पे वाटर में क्या आएंगी, फिशेस ही तो आएंगी। तो हम याद रख लेंगे पैलियोजोइक इरा के सबसे पहला उसका पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड, और कैम्ब्रियन के अंदर हमारी फिशेस आई, यानी कि हम कहें कि पहली फिश हमें कब देखने को मिली, पैलियोजोइक इरा के कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, इतनी बात याद रख लोगे। ठीक है जी, अब उसके बाद हमें क्या याद रखना है, दूसरा हमारा पीरियड कौन सा है, ऑर्डोवेकन पीरियड। ठीक है, फिशेस आ गई है, फिशेस पहली फिश आपको देखने को मिली है, लेकिन इवोल्यूशन अभी भी चल रहा है, डाइवर्सिफिकेशन अभी भी हो रहा है ऑर्गेनिज्म का। तो आप ऑर्डोवेकन पीरियड के अंदर क्या देखोगे कि आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, वो भी किसके अंदर, फिशेस के अंदर। बिकॉज क्योंकि यस डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है आपको। कैम्ब्रियन पीरियड में फिशेस तो देखने को मिली थी, बट कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर फिशेस अभी इवोल्व नहीं हुई है। सो सेकंड जो पीरियड है उसके अंदर, ऑर्डोवेकन पीरियड जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हमारी फिशेस के अंदर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली है। ठीक है, थर्ड पीरियड आता है सिल्यूरियन। अब देखिए, फिशेज इवॉल्व हो चुकी हैं, प्रॉपरली फिशेज इवॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी लाइफ प्रोसेस कहाँ चल रही है, ये चल रही है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर चल रही है। अब वाटर से बाहर लैंड के ऊपर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वहां पर हमारा प्लांट किंगडम ओरिजिन हो रहा है, उसका ओरिजिन हो रहा है, क्योंकि जो आर्कियाज थे ना, आर्कियाज, इससे आपकी लाइफ ओरिजिनेट हुई। हम लोग मानते हैं बैक्टीरिया, आर्किया से हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है ना। तो आप सभी को याद होगा लाइकन्स की फॉर्मेशन और ऐसी चीजें, ऐसे कर करके हमारा प्लांट किंगडम भी इवॉल्व हुआ है। एनिमल किंगडम तो इवॉल्व हुआ है, प्लांट किंगडम भी। तो दोनों का हमें पढ़ना है। कैम्ब्रियन के अंदर याद रखेंगे पहली फिश देखने को मिली, ऑर्डोविकन के अंदर याद रखेंगे कि फिशेस के अंदर डाइवर्सिटी आ गई है, इवोल्यूशन हो रहा है ना ऑर्गेनिज्म में। सिल्यूरियन पीरियड में हम देखेंगे कि पहला वेस्कुलर प्लांट हमें देखने को मिला, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, बिकॉज इससे पहले जो प्लांट थे उनमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, तो ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि पैलियोजोइक के सिल्यूरियन पीरियड के अंदर हमें पहला वैस्कुलर प्लांट देखने को मिला।
ठीक है। थर्ड पीरियड की अगर बात करते हैं, इट इज डिवोनियन पीरियड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिवोनियन पीरियड से आपके कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिवोनियन को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हाईली डाइवर्सिटी थी, किसकी, फिशेस की बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइवर्सिटी हो चुकी थी। अब यहाँ पे एम्फीबियन का जनरेशन हुआ। सो हम लोग कह देते हैं डिवोनियन पीरियड जो होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ फिशेस भी बोला जाता है। एज ऑफ फिशेस भी कह देते हैं, पीरियड ऑफ फिशेस भी कह देते हैं डिवोनियन को। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो फिशेस का तो ये मेजोरिटी वाला टाइम पीरियड है ही, यहाँ पे फिशेस की डाइवर्सिटी पीक पर है, लेकिन यहीं से हमारे एम्फीबियन का भी जनरेशन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला एम्फीबियन आपको इस पीरियड में देखने को मिला है। देखो, आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए ना दो पीरियड याद रखने पड़ेंगे, एक वो जिसके अंदर वो ओरिजिनेट हुआ है, दूसरा वो जिसके अंदर वो डोमिनेंट है। तो जब हम फिशेस की बात करते हैं, ओरिजिन तो हमें कैम्ब्रियन पीरियड में देखने को मिला था, लेकिन उसका जो डोमिनेंसी है वो हमें डिवोनियन पीरियड में देखने को मिली थी। ठीक है, ऐसे ही एम्फीबियंस हमारा हमें डिवोनियन पीरियड में देखने को मिला, बट इसकी हाईली डाइवर्सिटी हमें हमारी दूसरी फेज में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पीरियड आता है, इट इज कार्बेनिफेरस। कार्बेनिफेरस की बात क्या है कि यहाँ पे आपके रेप्टाइल्स भी इवॉल्व होने लगे हैं। पहला रेप्टाइल्स कार्बेनिफेरस में देखने को मिला। ठीक है, याद रख लेंगे, बिल्कुल बहुत इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ इरा और पीरियड जो है ना, इनका सीक्वेंस याद रखना है, उसके बाद आपकी सारी चीजें अपने आप आपको याद होती चली जाएंगी। कैसे याद रखना है, फिशेस के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद मैमल्स। ठीक है, कार्बेनिफेरस के बाद हमारा आता है पर्मियन। पर्मियर के अंदर क्या हुआ, देखो यहाँ पे मेजर एक्सटिंक्शन हुआ। अब डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, एम्फीबियंस भी आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए, फिशेस तो वैसे ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो अब क्या होगा, अर्थ के ऊपर फूड की सेक्रेसिटी आ गई, फूड की कमी आ गई। तो अर्थ अपनी जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कई बार नेचुरल डिजास्टर भी होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं ना अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे मेजर एक्सटिंक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि कार्बेनिफेरस में हमारे रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था, और उस मेजर एक्सटिंक्शन की वजह से अब रेप्टाइल्स अपनी डोमिनेंट स्टेज पर है। अब रेप्टाइल की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो गई है। तो पेलियोजोइक के अंदर हमें कौन कौन से इवेंट याद रखने हैं, सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है, पहली फिश हमें कब देखने को मिली, कैम्ब्रियन पीरियड में। पहला एम्फीबियन हमें कब देखने को मिला, डिवोनियन पीरियड में। फिशेस की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कब थी, या कहीं एज ऑफ फिशेस किसे कहा जाता है, डिवोनियन पीरियड का। ठीक है, इस चीज को ऐसे भी रिलेट करके आप देख सकते हो कि जो एज हमारी फिशेस की होगी, वो वहां से हमारा एम्फीबियन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जो एम्फीबियन की एज होगी, वहां से रेप्टेलियंस की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, क्लियर। दूसरे अगर हम लोग इरा की बात करते हैं, मीजोजोइक इरा। मीजोजोइक इरा के अंदर सिर्फ आपको तीन पीरियड याद रखने हैं, ट्राइजेरिक, ट्राइजेक, जुरासिक और कटेशियस पीरियड। सिर्फ आपको तीन पीरियड याद रखने, और ये तो बहुत इजी है। आपने जुरासिक की मूवी देखी है ना, जुरासिक जिसके अंदर हम लोग डायनासोर देखते हैं, तो बस उस चीज से आपको याद रखना है कि जुरासिक पीरियड के अंदर हमारे डायनासोर की डाइवर्सिटी थी, या हम इसे एज ऑफ डायनासोर्स भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, पीक डाइवर्सिटी कहाँ थी डायनासोर की, किस एज में थी। ठीक है, ये पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि भी एज ऑफ डायनासोर कौन सा पीरियड है आपका। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है, इरा से भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। ट्राइजेक के अंदर हमें फर्स्ट मैमल्स देखने को मिले थे, इतना समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें फिशेस देखने को मिली, फिशेस के बाद हमें यहाँ पे, अगर हम सिर्फ एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो डेवोनियन पीरियड में हमें एम्फीबियंस देखने को मिले, एम्फीबियंस के बाद हमारे रेप्टाइल्स आए, और जब हम मीजोजोइक इरा में आते हैं, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट मैमल्स देखने को मिलते हैं। ट्राइजेइक से आपको याद रखना है फर्स्ट मैमल्स। ठीक है, फर्स्ट मैमल्स हमने देखे, फर्स्ट डायनासोर हम देखे। अब देखो, ट्राइजेरिक जो पीरियड है ना, उसमें मैमल्स भी हमें देखने को मिले थे और डायनासोर भी, लेकिन डायनासोर डोमिनेंट हुए। क्यों हुए, क्योंकि उस टाइम पे डायनासोर, रेप्टाइल्स में इतनी ज्यादा हाईली डाइवर्सिटी थी ना, कि वो अपने मतलब उनका डोमिनेंट हो गया यहाँ पे अर्थ के ऊपर। और इसीलिए मैमल्स जो है, अर्ली टाइम पीरियड में आपको मैमल्स इतने नहीं मिलते, और जो भी मैमल्स थे भी, वो आपके इबोरल टाइप के थे, या हम कहें कि पेड़ों पर रहते थे। ठीक है, आर्बोरल टाइप के थे, राइट। सो
मैमल्स के अंदर जो डाइवर्सिटी आई है वो कब आई है, जब डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया, तब उसके बाद वो लोग लैंड पर रहने लगे और तब उनके अंदर हाईली डाइवर्सिटी आई। उससे पहले मैमल्स थे बट उनमें इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े सिंपल वे में आपको याद रखना है। बस आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, एक तो आपके इसकी इरा की सीक्वेंस और आपके पीरियड की सीक्वेंस। अगर आपको ये याद है तो आप सिंपली सॉल्व कर पाओगे, चाहे आपसे एग्जामिनर जियोलॉजिकल टाइम स्केल से कुछ भी पूछ ले। ठीक है, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, साइंटिफिक फिनोमेना में यानी कि सेक्शन 1 के अंदर आपसे एग्जामिनर बहुत सारे रूट वर्ड्स पूछ लेता है लॉजी से रिगार्डिंग। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि किसी भी चीज की हम लोग स्टडी करते तो हम उसे कह देते हैं लॉजी। ठीक है, बायोलॉजी मतलब हम लोग बायो की स्टडी कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही आपका जूलॉजी जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं, बॉटनी जब हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लॉजीज यानी कि रूट वर्ड आपको लॉजी से रिलेटेड याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बता देती हूँ, बाकी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वहां से चेक कर सकते हो। एक बार आपको ज्यादा चीजें उनको देखना नहीं है और किसी भी चीज को रटना नहीं है, सिर्फ उसको समझना है। समझना कैसे है ये देखिए, ऑन्कोलॉजी आप सभी को मालूम है, लेकिन आप इस वर्ड को कैसे याद करोगे। आप सभी ने पढ़ा कैंसर है, कैंसर कॉज हो रहा है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कभी समझा इसे? नहीं। ऑनको वर्ड क्या होता है? लॉजी का मतलब तो आप सभी को पता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। ऑनको का मतलब क्या है? ऑनको और लॉजी को अगर आप तोड़ते हो तो ऑनको का मतलब होता है ट्यूमर। और ट्यूमर कहाँ बनता है? कैंसर सेल में ही तो ट्यूमर बनता है। तो अगर हम ट्यूमर की स्टडी कर रहे हैं तो मतलब वो कैंसर सेल की स्टडी हो गया, राइट। इसलिए हम ऑन्कोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ कैंसरस सेल। तो जब भी आप किसी भी लॉजी के रूट वर्ड को याद करते हो, पहले उस मीनिंग को तोड़िए, उस वर्ड को तोड़िए, उसके बाद उसका मीनिंग समझिए कि उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है और वो किसकी स्टडी करने के लिए हमें कह रहा है। ठीक है, सो ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसरस सेल या कैंसर कह सकते हैं, बिकॉज कैंसर की ओवरऑल जितनी भी स्टडी होती है वो सारी हमारी ऑन्कोलॉजी में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा जो आपसे कॉमनली पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑफियोलॉजी। अब ऑफियोलॉजी का मतलब क्या है? ऑफियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ स्नेक्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपसे वही टर्मिनोलॉजी पूछता है जो आपने नहीं पढ़ी होती है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, फॉर श्योर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा सकता है, इट इज आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी, आर्कियोलॉजी भी कह सकते हो, आर्किनोलॉजी भी कह सकते हो। अब इससे देखो कैसे याद रखना है, आर्क्य वर्ड। यस, आर्कीवर्ड क्या होता है? आर्कीवर्ड का मतलब होता है स्पाइडर। आपने एक स्पाइडर का नाम भी सुना होगा, आर्किनॉइड, है ना, आर्किनॉइड, लाइक। तो इससे आप याद रखते हो आर्कनोलॉजी का मतलब होगा हम स्पाइडर्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे उस वर्ड को ब्रेक कीजिए, उसको तोड़िए, उसको उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, आपको बड़ी ही जल्दी याद हो जाएगा। सो स्टडी ऑफ स्पाइडर, क्लियर। ऐसे ही नॉमोलॉजी। अब नॉमोलॉजी क्या है? नॉर्म्स वगैरह आप कहाँ पढ़ते हो? आप नॉर्म्स पढ़ते हो, आप रूल्स पढ़ते हो, आप लॉ पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? लॉ में तो पढ़ते हैं ना। सो स्टडी ऑफ लॉ। ये आपसे रेयरली चांसेस है कि इससे पूछेगा, क्योंकि आईसीएमआर के एग्जाम में सारी आपकी लाइफ साइंस की ब्रांचेस आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा है हमारा लाइमेनोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? एल से लाइमेनो और एल से हमारा लेक्स। सो लेक्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइमेनोलॉजी कहते हैं, क्लियर। ओके, उसके बाद यस, हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है?
हिस्टोलॉजी तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग जब हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो हम हमेशा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, राइट। यानी कि वो स्ट्रक्चर जिन्हें माइक्रोस्कोपिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हम हिस्टोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इवन जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी इस लेयर की हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होते हैं ना तो आता है आपका हिस्टोलॉजी में। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले आपके ब्रांचेस के नाम लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो माइकोलॉजी, नॉट माइकोलॉजी, इट्स मायोलॉजी। एंड नेफ्रोलॉजी, के उसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है हेमाटोलॉजी, एपिस्मियोलॉजी, मोनोलॉजी, पैथोलॉजी। Okay, yes, so let me first discuss about all these type. यस, मायोलॉजी की अगर बात करें, मायो मायो वर्ड आपने सुना है, मायोसिन प्रोटीन आपने सुना है ना। तो ये किस में आता है? हमारी मसल सेल्स में। सो स्टडी ऑफ मसल्स नॉन एज मायोलॉजी। नीफोलॉजी का मतलब क्या है? नीफोलॉजी का मतलब है जब आप क्लाउड की स्टडी करते हो। सो स्टडी ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। हेमाटोलॉजी, ऑल यू नो दैट हीमे वर्ड किसके लिए आता है? पिगमेंट के लिए। कौन सा? आयरन के लिए और हीमे पिगमेंट के लिए, ठीक है। सो हेमाटोलॉजी यानी कि आप ब्लड की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आप ब्लड के बारे में पढ़ रहे हो, आप ब्लड के रिगार्डिंग जितनी भी स्टडी कर रहे होगे, ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमाटोलॉजी कहेंगे। एपिस्मियोलॉजी का मतलब क्या है? जब आप नेचर ऑफ नॉलेज को स्टडी करते हो। इवन जो हमारे पर्सन एपिस्मियोलॉजिस्ट होते हैं उनको, मतलब जो नेचर की स्टडी करते हैं उनको हम लोग एपिस्मियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। सो ओरोलॉजी क्या होता है? जब आप माउंटेन की स्टडी करते हो तो हम उसे कहते हैं ओरियोलॉजी। इसमें से कुछ एक आपके ऐसे टर्मिनोलॉजी भी है जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई है। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट अपने जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी गई है उनको एक बार देख ले, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एंटोमोलॉजी का मतलब तो आपको पता ही है कि जब हम लोग इंसेक्ट्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है जब हम लोग ट्रीज की, अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, न्यूरॉन के सोमा बॉडी के ऊपर डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। हम उसे डेंड्रॉइड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज वो ब्रांच की तरह ऐसे हर डायरेक्शन के अंदर फैले होते हैं, है ना। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी। सपोज ये आपका सोमा बॉडी है तो इसके अराउंड, यस, लेट मी मेक इट क्लियर, यस, इस तरीके से आपके डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं हर डायरेक्शन के अंदर, है ना। फिर यहाँ से आपका एक्सॉन निकला होता है, यहाँ पे साइनेप्टिक रीजन होता है, राइट। इस तरीके से आपका न्यूरोनल सेल होता है। तो हम इन सेल्स को डेंड्रॉइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ब्रांच की तरह, एक ट्री की ब्रांच की तरह हर एक डायरेक्शन के अंदर फैले होते हैं ताकि मैक्सिमम स्टिमुलस को रिसीव कर सके। सो डेंड्रियोलॉजी का मतलब जब आप डेंड्राइड्स यानी कि ट्री की बात कर रहे हो तो डेंड्रियोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ ट्री इज नॉन एज डेंड्रियोलॉजी। पैथोलॉजी का तो आपको पता ही है, पैथोलॉजी की लैब आप सभी ने सुनी होगी। तो पैथोलॉजी के अंदर तो हम लोग डिजीज कॉजिंग जो हमारे ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। जो लैब भी होती है उसे हम पैथ लैब भी कहते हैं, है ना। सो इसके अलावा भी आपको अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी मिलती है जो कॉमन आपकी लाइफ साइंस से रिलेटेड है, वैसे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है बट आपके लाइफ साइंस से जो रिलेटेड होगी, मेक श्योर आप उस टर्मिनोलॉजी को एटलीस्ट वन टाइम आप उसे देख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिससे साइंटिफिक फिनोमेना में आपसे क्वेश्चन फॉर श्योर पूछा जा सकता है, दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं अलग अलग चीज को मेजर करने के लिए। सो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट क्या चीज मेजर करने के लिए यूज किया गया है। सो मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ सो दैट यू कैन मेमोराइज दैट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपसे आपके माइंड से एक बार वो चीजें निकल भी जाती हैं तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी कहीं ना कहीं। आपको उन्हें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बस समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज, आप सभी ने नाम सुना होगा एनीमोमीटर, ठीक है। अब बात आती है एनीमोमीटर किस चीज को मेजर करता है। एनीमोमीटर, एनिमो वर्ड आपने सुना है, जब हम लोग पॉलिनेशन की भी बात करते हैं हम कहते हैं एनिमोफिली है। एनिमोफिली का मतलब होता है जब विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो हम कहते हैं एनिमोफिली टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है। सो एनिमोमीटर, एनिमो वर्ड इज रिलेटेड विद विंड, विद एयर। तो एनिमोमीटर का मतलब वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग यूज करेंगे टू मेजर द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूं, डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर wind velocity and direction. Clear? Yes. Yes. Second type is hygrometer. हाइग्रोमीटर इज वेरी कॉमन, आप सभी को पता है। हाइग्रो वर्ड जहां आ जाता है ना, हाइग्रो वर्ड का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी का मतलब आप सभी को पता है, ह्यूमिडिटी मतलब हाइग्रोमीटर किस चीज को मेजर करेगा, डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। Clear? Okay. So moving to the next type of measuring device, that is thermometer. Thermometer के बारे में तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, all you know that कि थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस होता है, ठीक है। अच्छा, थर्मोमीटर के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि उसके अंदर, थर्मोमीटर आप जब कभी देखते हो उसके अंदर कौन सा लिक्विड फिल्ड होता है, उसके अंदर मरकरी फिल्ड होती है। मरकरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मरकरी के बारे में मैंने आई थिंक आपको लास्ट लेसन में भी बताया था कि मरकरी हमारा एक सिंगल मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में रहता है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में से कौन सी आपकी मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड रहती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक सिंगल आपकी मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है, अदरवाइज आपका कोई भी मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नहीं होता, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मरकरी का जो दूसरा नाम होता है इसे हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसे क्विक सिल्वर क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका सिल्वर जैसा अपीयरेंस होता है, इसलिए हम लोग इसे क्विक सिल्वर भी कह देते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, मरकरी का और होता है सिनेबार। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हो ना, आप चीजों को लिंक करने लग जाओ, आप एक दूसरे से जोड़ने लग जाओ, फॉर श्योर आपके एक टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और आपको रिवीजन करते टाइम पे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। फोर्थ हमारा जो डिवाइस है इट इज हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर के बारे में भी आप अगेन आपको सभी को पता है, हाइड्रो का मतलब वाटर। वाटर की जब आप बात करें तो आप हाइड्रोमीटर की तरफ जाओगे, यानी कि ये जो हाइड्रोमीटर, ये जो डिवाइस है क्या चीज मेजर करेगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर relative density of liquid. Clear? Next
डिवाइस इज एमीटर। वैसे तो बहुत सारे डिवाइस है, एमीटर है, गैल्वेनोमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। सो आप थोड़ा सा उनको देख लेना, ठीक है। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर जो गैल्वेनिक जो रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है सॉरी, उसको मेजर करता है। ए मीटर का काम क्या होता है, ये करंट को मेजर करता है। आप सभी को पता है कि सर्किट के अंदर हमारा करंट फ्लो करता है, और करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, जहां इलेक्ट्रिक फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है हमारी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। सो एमीटर हमारा किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट इन अ सर्किट। सो मैं सिंपली यहाँ पे करंट, यस, करंट इन अ सर्किट लिख दूं। आई होप आप समझ जाओगे व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर आप सभी बाइक चलाते होंगे, आप सभी कार यूज करते होंगे, तो आप सभी ने देखा होगा कि उसके अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर बेसिकली क्या करता है, स्पीड को मेजर करता है। जनरल क्वेश्चन आप सभी को पता है, लेकिन ये भी एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है, समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपको जनरल टर्म्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद है एक हमारा जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। अब ये क्या है, ये डिवाइस होता है जब आप सोलर इरिडेशन की बीम को मेजर करते हो, यानी कि कितना सोलर इरिडेशन हो रहा है उस चीज को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज पायरोहेलोमीटर, ठीक है। ओके, एक और डिवाइस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेस्मोमीटर। अब सेस्मोमीटर क्या है, मैंने लास्ट में आई थिंक आपको एक क्वेश्चन कराया था, क्या था वो क्वेश्चन, यस, सुनामीज के बारे में था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि सुनामीज आर कोज्ड ड्यू टू, सुनामी किसकी वजह से कॉज होती है। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके सी लेवल में जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती है, तो वाटर के अंदर जब अर्थक्वेक आता है उस वजह से आपकी सुनामी कॉज होती है, ठीक है। सो मैंने उसके साथ ये भी बताया था कि जब अर्थक्वेक्स आता है, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम लोग सेस्मिक वेव्स को यूज करते हैं। उन सेस्मिक वेव्स को मेजर करता है सेस्मोमीटर। सेस्मोमीटर डिटेक्ट करेगा सेस्मिक वेव्स को, और उसको डिटेक्ट करने के बाद एक सेस्मोग्राफ बनाता है, एक प्लॉट बनाता है, जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उस मतलब वो ग्राफ भी कहाँ बनाता है, रिक्टर स्केल के ऊपर फिर उसकी रीडिंग आती है, और फिर हम रीड करते हैं। रिक्टर स्केल में हमारी रीडिंग आती है 0 से 10 तक, जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि मतलब किस एक्सटेंट तक वो अर्थक्वेक होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना वो अफेक्ट कर सकता है, कितना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। सो सेस्मोमीटर सेस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए होता है, और सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं, अर्थक्वेक के टाइम पे कोई रीजन से एक अलग टाइप की वेव्स जनरेट होती है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, सेस्मोमीटर इज इक्वल टू सेस्मिक वेव्स, यानी कि सेस्मिक वेव को या कहे ग्राउंड नॉइस को, शेकिंग को, अर्थक्वेक को, वोल्केनिक इरप्शन को मेजर करने के लिए हम लोग सेस्मोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइज ये 3 टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं कुछ और टॉपिक्स आपके लेके आऊंगी जो साइंटिफिक फिनोमेना के लिए आपके लिए यूजफुल होंगे। सो आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।